हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल के ड्रामा म्यूज़िक। आज के वीडियो में मैं लेके आई हूँ लेजेंड ऑफ द ब्लू सी के एपिसोड नंबर 7 को। इस सीरियल के पहले 6 एपिसोड आ चुके हैं। अगर अभी तक आपने उन 6 एपिसोड्स को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप जाएं और उन एपिसोड्स को देख लें। मैंने उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहाँ से आप उन एपिसोड्स को देख सकते हैं। लेकिन एपिसोड शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से जाएं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस चैनल पर आने वाले नए वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहे। एपिसोड 7 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि दामरियोंग जलपरी को ढूंढ रहा होता है। तभी उसकी नज़र खाई की तरफ जाती है और उसे वहाँ पर अपना दोस्त बेहद ही जख्मी हालत में पड़ा हुआ दिखाई देता है। वह जल्दी से अपने दोस्त को वैद्य के पास लेकर जाता है और उसे पता चलता है कि खाई में गिरने के बाद भी उसके दोस्त को किसी ने बहुत ज़्यादा मारा है, जिससे उसे अंदाज़ा हो जाता है कि जलपरी को भी शायद उसी आदमी ने किसी सुरक्षित जगह पर छुपाया होगा। यहाँ सरदार के आदमियों को जलपरी का पता चलता है तो वे उसे पकड़कर एक सुरक्षित जगह पर रख लेते हैं। लेकिन दामरियोंग को सरदार की नीयत के बारे में पता होता है तो वह उसे अपने वहाँ पर बुलाता है और उसे उसके खिलाफ सबूत दिखाता है और उसे गिरफ्तार भी करवा देता है। साथ में सरदार की कॉन्क्यूबिन को भी पकड़ लिया जाता है और दामरियोंग कॉन्क्यूबिन से कहता है कि अगर तुम मुझे जलपरी का पता बता दो तो मैं तुम्हारी जान बचा सकता हूँ। तो वह उसे एक कमरे की ओर लेकर जाती है और दामरियोंग जब अंदर का नज़ारा देखता है तो उसका दिल बैठ जाता है। जलपरी को वहाँ पर रस्सियों से बांधकर रखा गया होता है। उसके शरीर पर पिटाई के कई सारे घाव दिखाई देते हैं और साथ में मोतियों से भरी हुई एक टोकरी भी वहाँ पर रखी होती है, क्योंकि उस कॉन्क्यूबिन ने मरमेड से उसके आंसू निकलवाने के लिए उसे बहुत मारा होता है, क्योंकि उस कॉन्क्यूबिन को वो मोती चाहिए होते हैं, क्योंकि कॉन्क्यूबिन उन मोतियों को बेचकर पैसा कमाना चाहती है। तो वह लोगों से चिल्लाकर कहती है कि ये टाउन हेड मरमेड के वश में आ गया है और यह जलपरी को बचाने के लिए हम सबको भी मार सकता है। तो ऐसा सुनने के बाद वहाँ पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है, लेकिन दामरियोंग अपनी सूझबूझ से उस मोती की टोकरी को उन लोगों के बीच में उछाल देता है, जिससे कि वे जो लोग होते हैं वे उन मोतियों को लेने में बिजी हो जाते हैं। और उन लोगों का ध्यान बंटने के बाद दामरियोंग जलपरी को वहाँ से लेकर चला जाता है और जो जलपरी होती है वह बेहोश होती है। तो दामरियोंग जलपरी से कहता है कि मुझे माफ़ करना, मेरी वजह से तुम्हारी ये हालत हुई है। फिर दामरियोंग जलपरी से कहता है कि मैं तुम्हें अपना एक सपना बताता हूँ, शायद तुम्हें मेरा सपना पसंद आएगा। उस सपने में हम दोनों हैं, लेकिन एक अलग दुनिया में। मुझे तुम याद नहीं हो, लेकिन तुम फिर भी मेरे लिए ज़मीन पर आती हो। और मैं तुम्हें एक बात बताऊँ कि मेरी यादों में भले ही तुम ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे दिल में तुम ही हो। फिर नेक्स्ट सीन में हम जुंजे और मरमेड को देखते हैं और जुंजे मरमेड से कहता है कि क्या तुम कुछ बोलोगी। जुंजे कहता है कि मुझे एक चीज़ कंफर्म करनी है। वो कहता है आई लव यू। तो जलपरी उससे कहती है कि क्या इसका मतलब तुम सरेंडर कर रहे हो, मतलब तुम हार गए, क्या तुम मेरी हर बात पर विश्वास करोगे। इसका मतलब तो ये हुआ कि तुम अब मेरे हो। और ऐसा कहकर वो हंसने लगती है। जलपरी कहती है कि मैं तो खुद ही तुम पर सरेंडर होने वाली थी, लेकिन तुमने पहले ही सरेंडर कर दिया। लेकिन जुंजे को कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो इस तरीके से क्यों बड़बड़ा रही थी। जुंजे जलपरी से कहता है कि ऐसा किसने कहा कि आई लव यू का मतलब ये होता है, जबकि जुंजे को खुद याद नहीं होता कि उसने ये सारी बातें स्पेन में खुद जलपरी से कही होती थी। लेकिन जुंजे को कुछ याद नहीं होता। तो जलपरी उससे कहती है कि एक अच्छे से इंसान ने मुझसे ये सब कहा है। तो जुंजू जलपरी से कहता है कि कौन है ये इतना अच्छा इंसान, क्या यह कोई लड़का है। मरमेड कहती है हाँ, यह एक लड़का है। तो जुंजे कहता है कि कितना कमीना इंसान है, इस तरह की बातें उसने तुमसे कही है, वह ज़रूर एक लड़कीबाज इंसान है। जुंजे जलपरी से कहता है कि देखो, तुम्हें ऐसे लड़कों से दूर रहना चाहिए। जलपरी जुंजे से कहती है कि वो तो बहुत अच्छा इंसान है। तो जुंजे जलपरी से कहता है अच्छा, वो कैसे। तो जलपरी कहती है कि जब बारिश हो रही थी तो उसने मुझ पर छाता रखा, जब मैं पूरी तरह से अकेली थी तो उसने मेरा हाथ थामा। तो इस पर जुंजे कहता है कि ये तो बस लड़कियों को फंसाने का एक तरीका होता है, ये लड़का तो काफ़ी ज़्यादा शातिर है। तो जलपरी कहती है कि उसने मेरे लिए रामियन भी बनाया। तो ये सब कुछ सुनकर जुंजे बहुत ज़्यादा नाराज़ होता है, क्योंकि रामियन ऑफ़र करने का मतलब वो उस लड़की के साथ रिलेशनशिप स्टार्ट करने के प्रपोजल की तरह समझा जाता है कोरिया में।
तो जुंजे जलपरी से कहता है कि अगर वो इतना ही अच्छा है तो तुम यहाँ पर मेरे साथ क्या कर रही हो, जाओ उसी के पास चली जाओ। और जुंजे जलपरी से कहता है कि वैसे भी मैंने तुम्हें आई लव यू नहीं कहा, मैं तो ये कह रहा था कि तुम्हें उल्टा मुझसे आई लव यू कहना होगा, मुझे तो बस वो बात कंफर्म करनी थी। जलपरी अचानक से उसे आई लव यू कहती है और ऐसा सुनने के बाद जुंजे एकदम से शॉक्ड हो जाता है। वो कहता है कि बस बहुत हो गया, चलो यहाँ से। और यहाँ पर जुंजे किसी और से नहीं बल्कि खुद से ही जेलस हो रहा है, क्योंकि उसको याद नहीं है कि जलपरी जिस लड़की के बारे में बात कर रही है वह कोई और नहीं बल्कि जुंजे ही है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वो दोनों घर पर वापस आते हैं। रांदू उन्हें चिढ़ाता है कि क्या तुम दोनों डेट पर गए थे, लेकिन ये सुनकर तेओ जो होता है वो झट से अपने रूम में चला जाता है। और जुंजे भी पहले से ही बहुत ज़्यादा गुस्सा और जेलस होता है, तो इसलिए वह भी अपने रूम में चला जाता है। जुंजे सोने की बहुत कोशिश करता है लेकिन उसको नींद नहीं आ रही होती, क्योंकि वह सिर्फ और सिर्फ उस लड़के के बारे में ही सोच रहा होता है कि आखिर वो लड़का है कौन। तो जुंजे जलपरी को नीचे बुलाता है और उससे कहता है कि क्या तुम अब भी उस लड़के से मिल रही हो। तो जलपरी के हाँ कहने पर जुंजे फिर से जलपरी से पूछता है कि वैसे वो लड़का दिखने में कैसा है। तो जलपरी कहती है कि वह बहुत सुंदर है, कि आंखें चमकीली हैं। तो जुंजे को ये सब सुनने के बाद और भी ज़्यादा जेलसी होती है। तो जुंजे जलपरी से कहता है वो ज़रूर लड़कियों के जैसा दिखता होगा ना। और वो कहता है कि देखो, ऐसे लड़कों का जो दिल दिमाग होता है वो हवस से भरा हुआ होता है, इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम ऐसे लड़कों से दूर रहो। तो जुंजे फिर से जलपरी से कहता है कि क्या तुमने उसे भी आई लव यू बोला था। तो जलपरी उसका जवाब देती है कि हाँ, मैंने उसे भी आई लव यू बोला था। तो जुंजो को एकदम से बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो जलपरी से कहता है कि कितना आसान है ना तुम्हारे लिए ये बात बोलना, ऐसे कैसे तुम किसी भी लड़के को आई लव यू बोल सकती हो। तो जलपरी भी अपनी आवाज़ को ऊंची करके कहती है कि मैं ऐसे ही किसी को भी नहीं बोलती, लेकिन वो बहुत अच्छा इंसान है इसलिए मैंने उसे आई लव यू बोला है। तो जुंजे जलपरी से बहुत ज़्यादा चिढ़ जाता है और उससे कहता है कि जाओ ऊपर जाओ, किसने बोला था तुम्हें नीचे आने के लिए। जलपरी कहती है कि मैं यहाँ पर उसके साथ अपने प्रॉब्लम्स ठीक करने आई हूँ। तो जुंजे जलपरी से कहता है कि देखो, मुझे लगता था कि अगर गलती से भी तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग्स है तो शॉर्ट आउट करने के लिए मैं तुमसे बोल रहा था, लेकिन अच्छा है, अगर तुम उस लड़के के साथ पैचअप करना चाहती हो तो जाओ, ऑल द बेस्ट। फिर बाद में जब जलपरी ऊपर चली जाती है तो जुंजे सोचता है कि अगर उसको उसके साथ चीज़ें ठीक ही करनी है तो वह उसके पास क्यों नहीं जा रही, यह मेरे पास क्या कर रही है, बहुत ही अजीब लड़की है, मुझे परेशान करके रख दिया है। फिर अगले ही पल हम देखते हैं कि मारदेयंग सेक्रेटरी की गाड़ी का एक्सीडेंट करा देता है, जिससे कि पुलिस को शक ना हो। और फिर दिखाया जाता है कि जुंजे को भी सपना आता है और वह देखता है कि दामरेंग जब जलपरी को ढूंढ रहा होता है तो उसका दोस्त जब खाई में गिरा होता है तो उसे उसका चेहरा अपने सेक्रेटरी के चेहरे के जैसा दिखाई देता है। तो जुंजे सेक्रेटरी को फ़ोन ट्राई करता है, लेकिन क्योंकि जो मारदेयंग होता है उसने उस सेक्रेटरी के फ़ोन को बंद कर दिया होता है तो जुंजे को उसका कोई भी रिप्लाई नहीं मिल पाता। अगले दिन दिखाया जाता है कि मॉर्निंग में जुंजे के फादर ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठे हुए होते हैं। उन्हें सेक्रेटरी के एक्सीडेंट होने की खबर मिलती है और अपनी माँ के एक्सप्रेशन देखकर जुंजे के सौतेले भाई चिहोन को अपनी माँ पर शक होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जुंजे, तेहोन और नामदू तीनों मिलकर शिया की भाभी, जिसका नाम जो है, उसको फंसाने का प्लान बना रहे होते हैं। कैसे उसने अपने इंस्टा पर एक पोस्ट शेयर की थी कि वो एक स्कूल फंक्शन अटेंड करने वाली है, जिसका इनविटेशन उसने इंस्टा पर शेयर किया होता है। वो वहाँ पर जाने वाली होती है तो वो तीनों मिलकर डिस्कस कर रहे होते हैं कि कैसे भी जुंजे उसे मिलेगा और उसे अपना कार्ड देकर इम्प्रेस करेगा। उसके बाद वो नेक्स्ट टाइम सेमिनार में मिलेंगे। तो इस तरह वो अपना प्लान डिस्कस कर रहे होते हैं। तभी जलपरी वहाँ पर आ जाती है और पूछती है कि तुम लोग क्या कर रहे हो। वो कहता है कि हम काम कर रहे हैं। जलपरी जब उनसे उनके काम के बारे में पूछती है तो वो कहते हैं कि जो लोग गंदी तरह से पैसे कमाते हैं हम उनको पकड़ते हैं। तो जलपरी कहती है कि हाँ, सिविल सर्वेंट जो देश के लिए काम करते हैं। वो कहती है कि मुझे पता है, मैंने टीवी पर देखा हुआ है। जलपरी कहती है कि जुंजे, मुझे पता था, तुम बहुत अच्छा काम करते हो। फिर नामदू कहता है कि जुंजे, तुम क्या बकवास कर रहे थे अभी। तो जुंजे कहता है कि उसे मैं क्या बताता, हम लोग चोर हैं, फ्रॉड हैं। फिर दिखाया जाता है कि वो तीनों घर से बाहर निकल जाते हैं। उनके पीछे जलपरी भी घर से बाहर निकलती है। देखते हैं कि मारदेंग मरमेड का पीछा कर रहा होता है। तो तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और मरमेड को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागती है, लेकिन मारदेंग उन्हें चकमा देने में कामयाब होता है। लेकिन इस सब के चक्कर में जो जलपरी होती है उसके हाथ से निकल जाती है। अगले ही पल हम देखते हैं कि
अपनी बैगर फ्रेंड के आइडिया का यूज़ करके जलपरी मरमेड ट्रैश कैन से अच्छे अच्छे जूते और कपड़े ले रही होती है, जिन कपड़ों को अमीर लोगों ने ट्रैश कैन में फेंका हुआ होता है। तभी उस एरिया में वो छोटी बच्ची वहाँ से जा रही होती है। उसने जलपरी की हमेशा मदद की होती है। उसे उसके स्कूल की जो लड़कियाँ होती हैं वो बुली कर रही होती हैं, तो जलपरी उसे उनसे बचाती है और उन बच्चों पर चिल्लाती है। लेकिन कोइंसिडेंटली वो बुली करने वाली लड़की और कोई नहीं, चाशिया की भाभी यानी जुंजो की बेटी होती है। तो वह लड़की रोते रोते अपनी माँ के पास जाती है और उसको सब कुछ बताती है। तो वह टिपिकल मॉम की तरह अपनी बच्ची को लेकर जलपरी के साथ झगड़ा करने आती है। वो देखती है कि जलपरी और वह छोटी बच्ची कन्वेंशन स्टोर में बैठकर कोल्ड ड्रिंक पी रहे होते हैं, तो वह उसको बाहर बुलाती है। लेकिन जब वह जलपरी की खूबसूरती देखती है तो एकदम से डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। सोच रही होती है कि इसने अपनी हेयर स्टाइलिंग कहाँ से कराई होगी। तो उसकी बेटी कहती है कि मम्मी, मुझे इसी दीदी ने डांटा था। जलपरी कहती है कि आपकी बेटी ने पहले झगड़ा करना शुरू किया था। तो जुंजो कहती है कि तुम क्या कोई टीचर हो, इस लड़की की माँ हो। तो जलपरी कहती है कि यह लड़की मेरी दोस्त है, इसलिए अगर कोई भी इसे परेशान करेगा तो यह मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और फिर जलपरी उस छोटी सी बच्ची को लेकर वहाँ से जा रही होती है। तो जुंजो नोटिस करती है कि किस तरह से जलपरी ने अपने दोनों पाँव में अलग अलग कलर के जूते पहने हुए हैं और जलपरी के कपड़े भी बिल्कुल मैच नहीं कर रहे होते हैं, और उन कपड़ों को पहनकर भी वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही होती है। तो वह उसको पूछती है कि किस पार्लर में जाती हो तुम, देखो झूठ मत बोलना। तो मरमट कहती है कि वो इस सॉल में नहीं है, वो बहुत दूर है, और वहाँ से चली जाती है। और फिर दिखाया जाता है कि नामदो चाशिया की भाभी यानी जुंजो का इंतज़ार कर रहा होता है ताकि वो अपने प्लान को एग्जीक्यूट करे। लेकिन वो घर लेट आती है और अपना मूड ख़राब होने के कारण अपने प्लान को भी कैंसिल कर देती है। तो जिस वजह से जुंजे और उसकी टीम का जो प्लान होता है वो फ्लॉप हो जाता है। तो फिर वो सब लोग तंजा आ रहे होते हैं। तो नामदो बोलता है कि मुझे कुछ काम है, तो इसलिए तुम लोग जाओ, मैं वो काम करके अभी आता हूँ। तभी पीछे से वो मेड यानी जुंजे की माँ आती है। उसे जुंजे का चेहरा जाना पहचाना लगता है। वो उसकी गाड़ी के पीछे भी भागती है, लेकिन वो आगे निकल जाता है। और फिर यहाँ गाड़ी में जुंजे तेहू को पूछता है कि तुम इतने टैलेंटेड हो, तो तुम अपने टैलेंट का यूज यहाँ क्यों कर रहे हो। तो वो कहता है कि देखो, ये बात कौन पूछ रहा है, तुम क्यों इस लाइन में आ गए। तो फिर जुंजे उसको अपनी कहानी बताता है कि कैसे वो अपनी माँ को ढूंढना चाहता था, इसलिए वह प्राइवेट डिटेक्टिव समझ के नामदो को पैसे देता है। लेकिन नामदो उसके पैसे लेकर भाग जाता है। फिर जुंजे 2-3 हफ्ते उसी जगह पर उसका इंतज़ार करता है। तो जुंजे को एक दिन नामदो दिख जाता है, तो वह उसे पकड़कर उसको अपने पैसे वापस करने के लिए बोलता है। तो वो दोनों एक जगह पर जाकर बात करने लगते हैं। जुंजे उससे कहता है कि इस तरह गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को लूटने से अच्छा है कि अमीर और करप्ट लोगों को लूटो। वो तो इस बात की पुलिस कंप्लेंट भी नहीं कर पाएंगे। कि इस बात को सुनकर नामदो को आइडिया आता है और वह जुंजे से कहता है कि क्यों ना तुम भी मुझे इस प्लान में शामिल हो जाओ। और इस तरह से वो दोनों एक हो जाते हैं और ऐसे लोगों को लूटना शुरू करते हैं। लेकिन जब जुंजे उससे कहता है कि ये सिर्फ मैं तब तक करूँगा जब तक मुझे अपनी माँ नहीं मिल जाती है और मुझे उतने पैसे नहीं मिलते जिससे कि मैं उसके लिए एक अच्छा घर खरीद सकूँ। और फिर जुंजे तेहू को बोलता है कि आज मेरे पास घर है, पैसे भी बहुत हैं, लेकिन अफसोस अभी तक मैं अपनी माँ को नहीं ढूंढ पाया। फिर दिखाया जाता है कि नामदो मरमेड के एक्सरे रिपोर्ट लेकर अपने दोस्त के पास आया हुआ होता है। यहाँ पर उसे पता चलता है कि जलपरी की जिस हड्डी को जुड़ने में 2 महीने लग सकते थे, वो हड्डी सिर्फ 2 हफ्तों में जुड़ गई है। वो वहाँ से आने के बाद चासू को ये बात बताता है। दोनों बात करने लगते हैं और चासिया कहती है कि कुछ तो अजीब है इस लड़की के बारे में, लेकिन क्या, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो नामदो कहता है कि मुझे भी यही शक है, लेकिन एग्जैक्टली क्या हो सकता है वो मुझे समझ नहीं आ रहा है। फिर दिखाया जाता है कि तभी चासिया को उसके ऑफिस से फ़ोन आता है और वो फ़ोन पर बोल रही होती है, क्या नाम है, किम रांदियोर। तभी नामदो को ये नाम याद आता है कि जुंजे के पास जो जलपरी का हरे रंग का कड़ा है उस पर भी यही नाम लिखा हुआ है। वो उसके बारे में चासिया को पूछता है तो वो उसे बताती है कि हमें एक ऐतिहासिक शिप मिली है और इस शिप में बहुत सारा सामान है और वो उस सदी के एक टाउन हेड दार्मियोंग की है और मैं और मेरी टीम अभी उसी पर रिसर्च कर रहे हैं।
और फिर चासिया वहाँ से चली जाती है, यह कहकर कि किसी भी तरीके से जुंजे को उस अजीब लड़की से दूर ही रखना। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि मरमेड एक लेक के पास होती है और वह उसमें कूदने की कोशिश कर रही होती है। पीछे से वहाँ पर एक आदमी आता है और उसे कूदने से रोकता है, सोचकर कि जलपरी सुसाइड करने की कोशिश कर रही है। लेकिन जैसे ही वो आदमी जलपरी की टेल देखता है वो एकदम से शॉक्ड हो जाता है और फिर वो जलपरी को अपने ऑफिस में ले जाता है और वो जलपरी से कहता है कि मुझे लगा नहीं था कि मैं यहाँ किसी जलपरी से मिल सकूँगा। और हमें उनकी बातों से पता चलता है कि वो आदमी भी एक मेल मरमेड होता है। और फिर वह जलपरी से पूछता है कि वैसे तुम यहाँ पर कूद क्यों रही थी। तो जलपरी उसे बताती है कि उसे भूख लगी थी और उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए वो पानी में कूदकर मछलियों को खाकर अपनी भूख मिटाने वाली थी। तो वह लड़का उससे कहता है कि लगता तुम्हें कुछ भी पता नहीं। वो उसे अपने मोती दिखाकर कहता है और कहता है कि ये जो हमारे आंसू है ना, ये बहुत कीमती है, इसे तुम पैसे ही समझो। तो वो उसे एक प्लास्टिक का बैग दिखाता है और कहता है कि जब भी तुम्हारा को रोने का मन करे तो इसे अपने कानों पर लगा लेना और इसमें अपने आंसू को कलेक्ट कर लेना। और वह उससे कहता है कि छोटे छोटे आंसू ज़्यादा कीमती नहीं होते, इसलिए तुम अपने आंसुओं को रोक के रखो और बड़े बड़े आंसुओं के साथ रोना। और वो उससे कहता है कि सबसे कीमती आंसू वो होते हैं जिसमें पिंक कलर का शाइन होता है। तो मरमेड कहती है, ओह खुशी वाले आंसू। तो वो कहता है हाँ, लेकिन यहाँ ज़मीन पर रहना मुश्किल है, तो मैं सिर्फ एक ही बार खुशी के आंसू रोया हूँ। तो मरमेड कहती है कि फिर तो मैं बहुत ज़्यादा रोऊंगी और अपने जो भी आंसू होंगे उनको मोती बनाकर जुंजे को दे दूँगी। तो वह आदमी जलपरी से पूछता है कि ये कौन है। तो जलपरी उस आदमी से कहती है कि जुंजे एक बहुत ही अच्छा इंसान है जो सरकारी अफसर से भी ज़्यादा मेहनत करता है हमारे देश के लिए, और मैं उसे बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। इस पर वह आदमी जलपरी से बोलता है कि तुम्हें सच में कुछ भी पता नहीं है। और वह उससे कहता है कि जलपरी के लिए एक टाइम लिमिट होती है और वो जैसे ही ज़मीन पर आते हैं उनका दिल धीरे धीरे हार्ड होने लगता है और वो बंद भी पड़ सकता है। और वो कहता है कि अगर वो चाहते हैं कि उनका दिल ठीक से चले तो वह जिस इंसान के लिए ज़मीन पर आई है वो इंसान भी उससे उतना ही प्यार करे। तो वह आदमी उससे पूछता है कि कितना टाइम हुआ है तुम्हें यहाँ आने में। जलपरी उससे कहती है कि मुझे पूरा 1 महीना हो गया है। तो वो कहता है कि क्या वह लड़का भी तुमसे प्यार करता है। तो जलपरी कहती है कि मुझे नहीं पता। तो वह लड़का गुस्सा हो जाता है और फिर कहता है कि तुम्हें पता नहीं है तो फिर क्यों आई हो यहाँ पर। तो वो कहती है कि उसने कहा था कि हम शॉल में मिलेंगे और साथ में अच्छे रेस्टोरेंट में जाकर खाना भी खाएंगे। तो वह आदमी और भी ज़्यादा गुस्सा होता है और कहता है कि क्या तुम पागल हो गई हो, तुम यहाँ पर फायरवर्क्स देखने आई हो, तुम्हें पटाना इतना आसान है क्या, वैसे कोई प्रोग्रेस हुई है तुम दोनों के बीच में। तो फिर उस लड़के को एक आइडिया आता है और वो जलपरी से कहता है, याद रखना हर मर्द में जेलसी होती है और उसका प्रयोग करके आप उस मर्द का प्यार जल्दी पा सकते हो, लेकिन उससे पहले हमें तुम्हारा मेकओवर करना चाहिए, जिसके लिए हमें शॉपिंग जाना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले हमें कुछ पैसों की ज़रूरत है। तो वो दोनों फिर एक इमोशनल सा ड्रामा देखने लग जाते हैं। फिर जब उस ड्रामे में एक इमोशनल सीन आता है तो वो दोनों प्लास्टिक बैग लगाकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं और अपने आंसुओं को उस प्लास्टिक बैग में कलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जलपरी पूरी फैशनेबल बनकर आई होती है और वो जो लड़का होता है वो भी काफ़ी हैंडसम लग रहा होता है और वह मरमेड को घर पर छोड़ने आया हुआ है। और वह जब दरवाजे पर नॉक करता है तो जुंजे दरवाज़ा खोलता है। तो जलपरी को उस लड़की के साथ देखकर जुंजे चौंक जाता है। तो वो लड़का कहता है, मेरा नाम यू जिंग हून है, मैं मेरी डार्लिंग को सेफली तरीके से घर पर छोड़ने आया था। तो जुंजे कहता है, कौन डार्लिंग। तो वो लड़का कहता है, मैंने सुना है मेरी डार्लिंग कई लड़कों के साथ यहाँ पर रह रही है, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था, लेकिन अब तुम्हें देखकर मुझे तसल्ली हो गई है। तो जुंजे को गुस्सा आता है और वो कहता है कि तुम्हें क्या मेरा चेहरा तसल्ली वाला लग रहा है। वो मरमेड को अंदर जाने को बोलता है, लेकिन वो दोनों एक दूसरे के साथ फ्लर्ट कर रहे होते हैं। तो जुंजे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और जलपरी को अंदर भेज देता है और दरवाजे को ज़ोर से पटकता है। और फिर दिखाया जाता है कि जब रात को जुंजे सो रहा होता है तो नामदो उससे वो दामरंग वाला ग्रीन ब्रेसलेट चुराने की कोशिश करता है, लेकिन जुंजे उसकी चाल समझ जाता है और वो कहता है, ये ब्रेसलेट मैं सिम जोंग को रिटर्न करने वाला हूँ, जब वो यहाँ से जाएगी तब।
तो तब तक तुम इस ब्रेसलेट को चुराने के बारे में सोचना भी मत। तो फिर नामदो उसको बोलता है कि जुंजे तुम्हें क्या हो गया है, तुम तो एक अच्छे इंसान बनते जा रहे हो। तो जुंजे जब अपनी आंखों को बंद करने की कोशिश करता है तो उसे फिर से वही दामरेंगू और हरे रंग का ब्रेसलेट दिखाई देता है। तो फिर जुंजे सोचता है कि जब से वो लड़की मेरी लाइफ में आई है, मेरी लाइफ में कुछ ना कुछ अजीब अजीब सी बातें हो रही हैं। फिर दिखाया जाता है कि अगली सुबह जब सब हॉल में बैठे हुए होते हैं, जलपरी बहुत अच्छे से तैयार होकर आती है। तो नामदो उसकी तारीफ़ करता है, लेकिन जुंजे उसे चेंज करके आने को बोलता है और कहता है कि नॉर्मल कपड़े पहन कर आओ। तो नामदो कहता है कि तुम कौन होते हो उसके बाल और कपड़ों के बारे में डिसाइड करने वाले। तो जुंजे कहता है ये मेरा घर है और यहाँ पर कौन कैसे रहेगा ये सिर्फ और सिर्फ मैं डिसाइड करूँगा। तो फिर जलपरी चेंज करके आ जाती है और फिर दिखाया जाता है कि सब नाश्ता कर रहे होते हैं। तो नामदो जलपरी से पूछता है कि क्या तुम कहीं जा रही हो, अगर जा रही हो तो मैं तुम्हें लिफ्ट दे सकता हूँ। तो फिर जुंजे कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम फ्री में यहाँ रह रही हो तो तुम्हें कुछ घर के कामों में हेल्प करनी चाहिए। तेहो कहता है कि मैं घर की सफाई कर दूंगा। तो जुंजे कहता है कि क्या मैंने तुमसे सफाई करने को कहा है, तुम चुपचाप बैठकर बस अपना काम करो। और जुंजू कहता है कि मैंने जिसे कहा है वही सफाई करेगा। फिर दिखाया जाता है कि नामदो और तेहू अपने मिशन के लिए बाहर जा रहे होते हैं। तो जुंजे अपना फ़ोन अपने कमरे में भूल जाता है तो वह उसको लेने के लिए वापस जाता है। तब घर में कोई नहीं होता तो इस बात का फ़ायदा उठाकर जलपरी पुल में तैर रही होती है। तो जलपरी को याद आता है कि कैसे उसको अपने मरमेड फ्रेंड ने कहा होता है कि उसकी गर्लफ्रेंड जब उसे उसके मरमेड होने की बात पता चली तो वो भी बदल गई और उसे छोड़कर चली गई, इसलिए उसे ध्यान रखना होगा और उसे पकड़े नहीं जाना है। तभी जुंजे वहाँ आता है और वह जलपरी को स्विमिंग पूल में देखता है। क्या जुंजे को जलपरी की सच्चाई पता चल जाएगी? क्या जुंजे जलपरी से प्यार करेगा या फिर उसकी सच्चाई जानने पर उसे छोड़ देगा? यह सब जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल के ड्रामा म्यूजिक पर। और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं।